हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। ये ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बताते चलूँगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो भी ध्यान से देखिएगा। आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे बिहार फॉरेस्ट गार्ड हुआ, बिहार फॉरेस्टर हुआ, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा या बीपीएससी हुआ। ज्योग्राफी से देखिएगा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये जो है, ये आपको जो है ये 0 डिग्री देशांतर होता है, जो पृथ्वी के बीचों बीच पार होता है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन लंदन से पार होता है। और यहीं के आगे 5.5 घंटा आप जाइएगा तो 82.5 डिग्री मिलता है। तो हमारा जो टाइम लाइन है भारत का, आप देखिएगा तो वो 5.5 घंटा आगे है। किससे? तो ग्रेट ब्रिटेन से जो ग्रीनविच पार होता है उससे। ठीक, तो इसे भी याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा लीजिएगा। ठीक, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। ठीक, सबसे पहले भारत के बारे में कुछ जानकारी आप रख लीजिए बेसिक। जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और कितने कितने अक्षांश के बीच? तो यह देखिए उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तरी अक्षांश के बीच में ये आपको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और आपको जो पूर्वी देशांतर है इसमें आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो जो भारत पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए रफली ग्लोब हो गया, तो ऐसे आपको भारत पड़ता है। ठीक, यहाँ पर भारत जो पड़ता है जो कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में पड़ता है, ये याद रखिएगा। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार देखिएगा तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये भी याद रखिएगा, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। ठीक, भारत का जो क्षेत्रफल है यहाँ पर देख लीजिए, भारत का क्षेत्रफल पूछ सकता है तो यह है 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत से बड़े 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा देश जो है ये रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन आएगा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, ब्राजील आएगा और ऑस्ट्रेलिया। और 8वां विश्व का सबसे बड़ा देश कौन आ जाता है? तो अर्जेंटीना आ जाता है। ये सब याद रखिएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ रिवीजन आप करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के कितना है? तो 2.42% है। 2.42% है, ये भी याद रखिएगा। जबकि जनसंख्या जो है संपूर्ण विश्व के 7.5% 17.5% है। 17.5% है, ये भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल देखिएगा तो मात्र कितना है? तो 2.42% है। और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान आता है पूरे विश्व में। लेकिन जनसंख्या देखिए तो 17.5% है पूरे विश्व का 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक, अब तो बढ़ जाएगा फिर से 2021 में आपका जनगणना होगा और उसका जब डाटा आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन आता है? चीन आता है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 2024 तक ही आपको चीन को ओवरलैप कर जाएगा भारत में। इसकी चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े जो देश हैं ये चीन आएगा, फिर उसके बाद भारत आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका फिर आएगा, फिर इंडोनेशिया आएगा, ब्राजील आएगा, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश और रूस। अगर ये पूछे कि मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा देश कौन है पूरे विश्व में, तो इंडोनेशिया है। ये भी याद रखिएगा, इंडोनेशिया ये सबसे बड़ा है मुस्लिम आबादी वाला देश, या मुस्लिम आबादी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। भारत का उत्तर से दक्षिण देखिए, भारत जो है मान लीजिए भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछता है तो उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है भारत का? तो 3214 किलोमीटर। जो उत्तर से यहाँ पर देखिए, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम देखिए प्लस कर लीजिए। तो ऊपर से नीचे आइएगा तो इसके उत्तर से ऊपर ऊपर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है, तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण कितना? 3214 किलोमीटर। और वहीं इधर पूरब से पश्चिम आइएगा, इसकी पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा? तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। ये इसका लंबाई है। ठीक, सबसे पहले अगर पूछे कि सूरज किस राज्य में निकलता है भारत के, तो वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और सबसे बाद में कहा? तो गुजरात में। अगर ये पूछे कि सबसे पहले सूरज कहाँ डूबता है, तो वही अरुणाचल प्रदेश में डूबता है, क्योंकि निकलेगा पहले तो डूबेगा भी पहले। और ये पूछे कि सबसे बाद में कहाँ डूबता है, तो ये गुजरात में डूबता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि गुजरात में बाद में निकलता है तो डूबेगा भी बाद में। अब आगे चलते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछ सकता है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। और इसके तटीय सीमा की लंबाई देखिए, स्थल सीमा की पूरे स्थल जो सीमा है ना उसकी लंबाई पूछ रहा है, और तटीय में इसकी जो समुद्र तट से लगा हुआ है 7516 है। लेकिन मुख्य भूमि जो देखिएगा, मुख्य भूमि ये वाला भूमि आप देखिएगा इतना मात्र, ये आपको 6100 किलोमीटर मिलेगा। लेकिन आप अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला लीजिए, लक्षद्वीप मिला लीजिए, अगर इसका सब जोड़ लीजिएगा तो 7516 हो जाता है। ठीक, तो ये आपको मिला लेना है। अगर पूरा तटीय लंबाई पूछे तो इसमें क्या करना है आपको? 15,200 में 7516 जोड़ दीजिएगा तो तटीय लंबाई भी आपको हो जाएगा संपूर्ण, और आपको स्थलीय लंबाई भी जो स्थल वाला तटीय लंबाई है इसकी
स्थल सीमा है ये आपको जोड़ देने पर लगभग 22,000 के करीब आ जाता है। आप जोड़िएगा तो ये आप खुद ही जोड़ लीजिएगा निकाल कर कलम, अगर ऐसे क्वेश्चन देता है तो। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही देता है कि भारत का जो तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो इतना लगा लीजिए 1516। अगर ये पूछे कि मुख्य भूमि का तटीय भाग, क्योंकि यहाँ पर मुख्य भूमि देगा तभी आपको लगाना है 6100 किलोमीटर, और अगर सीमा की लंबाई पूछे स्थल सीमा की तो 15,200। भारत का जलीय जो समुद्र सीमा है ये किसके किसके साथ बनता है, तो ये 7 देशों के साथ बनता है, जलीय भी, और यहाँ पर देखिए जलीय समुद्री सीमा, जो जलीय इसकी समुद्र के साथ ही सीमा लगेगा। किसके किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ, मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ। मान लीजिए इधर भारत है तो इधर आपको, इधर देखिएगा इधर पाकिस्तान के साथ बनता है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर मालदीव जो यहाँ पर एक छोटा सा देश है, मालदीव के साथ बनता है। फिर श्रीलंका यहाँ से है, श्रीलंका, ठीक। फिर बांग्लादेश देखिएगा इधर बांग्लादेश पड़ता है पूरब में। फिर म्यांमार पूरब में ही पड़ता है। फिर थाईलैंड देखिएगा इधर पड़ता है, थाईलैंड, और इंडोनेशिया इधर नीचे की तरफ पड़ता है, ठीक। तो ऐसे कर 7 जो समुद्री सीमा से भारत का देश लगते हैं ये है, ठीक। भारत के स्थल और अब भारत का जल और स्थल सीमा से जो देश लगता है, इसकी जल से भी और स्थल दोनों से लगता है, वो बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, और पाकिस्तान का जल से भी और स्थल दोनों से लगता है, ठीक। और वैसे ही बांग्लादेश म्यांमार का भी, ये याद रखिएगा। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक। यह बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये इधर एकदम स्थित है, ठीक, इधर, ठीक। तो ये बृहद इसकी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन, इंदिरा पॉइंट सबसे आपको दक्षिण के बिंदु है। इसका पहले नाम था पिग्मेलियम पॉइंट, ठीक, पिग्मेलियन पॉइंट नाम था। यह भूमध्य रेखा से, जो भूमध्य रेखा है आप देखिएगा, भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच पार होता है, तो उससे आप देखिएगा इसकी लंबाई जो है होगा, ये हो जाएगा भूमध्य रेखा से जो इसकी लंबाई होगा ये 876 किलोमीटर होगा, ये याद रखिएगा 876 किलोमीटर दूर है। भारत के उत्तरी बिंदु जो है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है, उसे इंदिरा कोल बोलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में था, ठीक, जब इंदिरा कोल, ठीक। ये याद रखिएगा जो उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक। अब वहां पर अब देखिएगा कि जम्मू कश्मीर को काट कर लद्दाख बना दिया गया है, तो वो लद्दाख में चला जाएगा। देखिए पश्चिमी बिंदु जो है ये सरक्रिक गुजरात में स्थित है, सरक्रिक जो है ये गुजरात इस यहाँ पर स्थित, ये सबसे पश्चिमी, और पूर्वी जो बिंदु है ये वलागू जो अरुणाचल प्रदेश में वहां पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा, ये आपको नाम पूछ सकता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा सरक्रिक कहाँ है, गुजरात में, और जो वलागू बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। कोलबा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो कोलबा पॉइंट मुंबई में स्थित है, ये याद रखिएगा। इंदिरा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे है पॉइंट कैलीमेरो जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, कालीमेरो, और पॉइंट पेड्रो जो स्थित है ये जाफना जो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग है वहां पर स्थित है, पॉइंट पेड्रो, ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए भारत और चीन के जो सीमा रेखा है उसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो कि 1914 में ये शिमला में निर्धारित किया गया था, ठीक, 1914 में निर्धारित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। वैसे ही भारत और जो अफगानिस्तान के बीच में है इसे डुरंड रेखा बोला जाता है। लेकिन अभी आप देखिएगा जो ये अफगानिस्तान, जो भारत वाला क्षेत्र है, वो अभी जो जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड क्षेत्र है वो आपको हो जाता है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लिया है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र सबसे उत्तर वाला, वो वाला लगता है अफगानिस्तान के साथ। तो ये आप डायरेक्ट दे सकता है कि भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है, तो डुरंड रेखा है, जिसका निर्धारण 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी स्थित है, अभी जो स्थित है, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा पाया जाता है, तो रेडक्लिफ रेखा पाया जाता है, जो कि जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर जे रेडक्लिफ द्वारा की गई थी, सर सी जे रेडक्लिफ द्वारा की गई थी 15 अगस्त 1947 को। रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान में है। दक्षिण में भारत जो है, अब देखिएगा इधर दक्षिणी भारत, तो यहाँ पर जो श्रीलंका से अलग होता है वो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है, ठीक, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है, तो दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, श्रीलंका के बाद, ये याद रखिएगा, अगर पूछ सकता है क्वेश्चन। सबसे नजदीक जो पड़ोसी देश है यहाँ पर श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश जो है इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप जो है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, ठीक, ये याद रखिएगा, एकदम इधर है ये निकोबार इधर हो जाएगा, तो इधर इंडोनेशिया स्थित है। भारत का मानक समय, देखिए आ गया क्वेश्चन। भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, या मिर्जापुर लिखा रहता है वहां से गुजरता है, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यही भारत का मानक समय माना जाता है। जो ग्रीनविच है, जो ग्रेट ब्रिटेन लंदन से पार होती है, उससे 5.5 घंटा आगे है, ठीक, ये याद रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से भी पार होती है। यहाँ पर आप देखिएगा 5 राज्यों से भारत के पार होती है, कौन कौन, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर से नाम बता देता हूं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से, ठीक। वैसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्क रेखा जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच काटती है, ऐसे बीचों बीच आपको स्थल से गुजरती है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा किसे बोला जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है। और ये किससे होकर गुजरती है, तो राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है यहाँ से।
इसे आपको स्टार लगा लेना है, क्योंकि एक ऑप्शन में दूसरा नाम दे देगा और वहाँ पर पूछ देगा कि पार होती है कि नहीं यहाँ से आपको कर्क रेखा। ठीक, तो यहाँ से देख लेना है ये 8 राज्यों का नाम। ठीक, कौन? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे चलते, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है ये आपको दक्षिण भारत में त्रिवेंद्र जो आपको त्रिवेंद्र है, ये आपको पड़ेगा कहाँ? केरल में पड़ेगा, वहां से गुजरती है कौन? तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा, ये याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश सम्मिलित है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। याद रखिएगा इसमें श्रीलंका नहीं सम्मिलित है। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सम्मिलित है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सम्मिलित है। ठीक, ये याद रखिएगा। स्वार्थिक राज्यों के साथ जो राज्य सीमा लगाता है ये उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा राज्यों के साथ इसका सीमा लगता है। इसका सीमा 8 राज्यों के साथ लगता है। कौन कौन? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ इसकी सीमा लगता है, यूपी की सी। तो उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगती है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, ठीक, उससे भी लगती है। भारत के राज्यों में गुजरात की तटरेखा जो है ये सबसे लंबी है, ये याद रखिएगा। गुजरात का ये दरोगा मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, जिसकी जो लंबाई है ये देख लीजिए 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ था कि भारत के कितने राज्य हैं जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं? तो ये 9 राज्य हैं जो कि तटरेखा से लगे हैं। ये गुजरात होगा पहला, दूसरा में आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखिए ये गुजरात सबसे पहले, इधर अरबियन, अब देखिए अरबियन जो है इधर सी पड़ता है, तो यहाँ से गुजरात होगा, फिर इसके बाद महाराष्ट्र होगा, फिर इसके बाद गोवा हो जाएगा, फिर इसके बाद कर्नाटक होता है, फिर इसके बाद केरल आता है, फिर तमिलनाडु इधर देखिएगा, और फिर आंध्र प्रदेश, और फिर उड़ीसा, और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक, यहाँ पर आप देखिएगा पश्चिम बंगाल है। तो ये आपको देखिएगा कि 9 राज्य है जो कि आपको तटरेखा, भारत के तटरेखा से लगे राज्य है। ठीक, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है। जो पूछ सके कि भारत के सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो काराकोरम दर्रा है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में अभी है। यह चीन जाने वाली एक सड़क बनाई गई है यहाँ पर चीन जाने के लिए। ठीक, ये याद रखिएगा। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट की कहाँ मिलती है? तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलती है? कन्याकुमारी में मिलती है, ये भी याद रखिएगा। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के तेल्ल्यामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल भित्ति की एक रेखा है, जिसे हम लोग आडम्स ब्रिज बोला जाता है, आदम का पुल बोला जाता है। ये रामेश्वरम से जो धनुषकोडी है और श्रीलंका के तेल्ल्यामन्नार है, उनके बीच में एक डूबी हुई प्रवाल भित्ति का आपको ऐसे रास्ता पाया जाता है, उसे ही आदम का पुल बोला जाता है। ठीक, जफना जो है ये याद रखिएगा। जफना जो है ये तमिल बहुल इलाका है श्रीलंका में, जो कि एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक, ये याद रखिएगा जफाना। अब देखिए प्रमुख जल अंतराल देख लीजिए, जो प्रमुख जल अंतराल है ये इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो प्रमुख जल अंतराल कौन कौन है ये आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 8 डिग्री किन के बीच पाया जाता है? तो मालदीव और मिनिकाय के बीच में पाया जाता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो अब कवरती और मिनिकाय के मध्य में पाया जाता है। ठीक, 10 डिग्री जो चैनल है ये किसके बीच में? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच। ठीक, छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप के समूह के बीच आपको पाया जाता है। ग्रेट चैनल जो पाया जाता है ये आपको सुमित्रा जो इंडोनेशिया के है इसके बीच और निकोबार द्वीप के बीच पाया जाता है, जो ग्रेट चैनल है। फिर यहाँ पर पाक स्ट्रेक जो पाया जाता है ये पाया जाता है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। डुक्कन पास जो पाया जाता है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में पाया जाता है डुक्कन पास। ठीक, कोको स्ट्रेक जो पाया जाता है कोको द्वीप जो म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान के बीच में पाया जाता है। पाक की खाड़ी आपको पाया जाता है पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। ठीक, ये भी याद रखिएगा। मन्नार की खाड़ी भी यहाँ पर देखिए तमिलनाडु दक्षिणी जो तमिलनाडु है और श्रीलंका के मध्य में आपको पाया जाता है। लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में पाया जाता है। लक्षद्वीप इधर है और यहाँ बीच में ये जो है मालाबार वाला जो तट हुआ इसके बीच में जो पाया जाता है ये आपको लक्षद्वीप सागर पाया जाता है। देखिए यहाँ पर सेतु समुद्र परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। कौन सी परियोजना? तो सेतु समुद्र परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है, ये याद रखिएगा। दोनों जो खाड़ी स्थित है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, बेसिक में आपको पूरी जानकारी दे दिया, जहाँ से आपको समान जानकारी भारत के बारे में पूछता है। देखिए विश्व के भी मैं आपको क्वेश्चन सम्मिलित करूंगा और उसका पार्ट 2 आएगा ज्योग्राफी का जल्द ही आपको, और उसमें विश्व के साथ साथ भारत से भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ उसमें मैं आपको क्वेश्चन लगवा दूंगा लगभग 250 से 300। ठीक, अभी इसमें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, तो इसे बस ध्यान से आप देखते चलिएगा। भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है यह याद रखिएगा। भारत के जो दक्षिणी जो भाग है ये आपको भूमध्य रेखा से कितनी है, यह दक्षिणी भाग होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था 876 यहाँ पर किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, तो ऐसे कर आपको क्वेश्चन लगा लेना है अगर कोई भी क्वेश्चन देता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। बी हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 867 यहाँ पर दिया है ये ऑप्शन में। तो मैंने ऊपर क्या बताया था आपको कि कितनी दूरी पर स्थित है भूमध्य रेखा से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और इसे बोलिएगा मत, डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देता है। ठीक,
कि आपको जो दक्षिणी भाग है भारत की और भूमध्य रेखा है उसके बीच में कितनी दूरी है। और ये आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, इसका जो दूरी हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए 776 दे रहा है और 867 दे रहा है, 876 दे रहा है और 916 दे रहा है, जो कि यहाँ पर जो हो जाएगा 876 हो जाएगा, क्योंकि मैं ऊपर ही आपको बताया था। देखिए चलिए ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके जो दक्षिण के ध्रुव है और वहीं पर मैंने बोला था कि आप स्टार लगा लीजिएगा। देखिए 876 है तो 876 आपको किलोमीटर पड़ता है, तो ये आपको स्टार लगा लेना है। यहाँ पर जो मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर बी नहीं होगा आंसर, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, 876 किलोमीटर पाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ऑप्शन आपके चारों सामने है। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक, स्थलीय सीमा। और अगर तटीय रेखा पूछे तो ये हो जाएगा 7516। अगर ये पूछे कि आपको मुख्य तटीय रेखा पूछे, मुख्य जहाँ जोड़ देगा वहाँ पर 6100 किलोमीटर हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। भारत के पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है और उत्तर से दक्षिण दो ही पूछता है। तो पूर्व से पश्चिम जो भारत की लंबाई है यह है 2933 किलोमीटर, 2933 पूर्व से पश्चिम। ठीक है, और अगर उत्तर से दक्षिण पूछता है तो ये आपको क्या लगाना है, 3214 किलोमीटर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण पूछे तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितना है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये जो क्षेत्रफल है ये है आपको 2.4% पड़ता है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां स्थान आता है। ठीक, पहले स्थान पर कौन आता है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से, तो रूस आता है, ये भी याद रखिएगा। दूसरे पर कनाडा आता है। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरे स्थान आता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है ये बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर हो जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल जो है ये आपको 32,87,263 किलोमीटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 32,87,263 किलोमीटर। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है पहले ये एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था, तो गोंडवाना लैंड कहा जाता था। क्या, गोंडवाना लैंड, ये याद रखिएगा, डी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 8 है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है। ये दरोगा मुख्य परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैंने उस समय भी आपको क्वेश्चन ये सब कराया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसकी तटरेखा सर्वाधिक है, तो सबसे लंबी तटरेखा किसका है, गुजरात का है, और उसके बाद किसका स्थान आता है, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तब ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये आपको बताना है। तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आप देखिएगा भारत स्थित है। ठीक, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 9 के आंसर क्या हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से इसमें से कौन से पृथक करती है ये आपको बताना है। तो श्रीलंका को भारत से जो पृथक करती है वो पाक जल संधि है। कौन सी, पाक जल संधि है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है ये आपको बताना है। तो जोजिला दर्रा, देखिए दर्रे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, मैं दर्रे से भी रिलेटेड आपको करा देता हूं। तो जोजिला जो दर्रा जोड़ता है ये आपको श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये हो जाएगा इसके आंसर। आगे चलते हैं, देखिए प्रमुख जो दर्रे हैं और वो कहाँ कहाँ पर स्थित है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, जैसे कि काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम दर्रा देता था तो पहले आपको क्या लगाना होता था, आपको जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर अब लद्दाख देगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं, केंद्र शासित राज्य, तो मुझे लगता है कि अब ऑप्शन में आपका लद्दाख भी देगा। अगर लद्दाख देगा तो लद्दाख ही आपको आंसर लगाना है। ठीक, क्योंकि ये पहले जम्मू कश्मीर देता था, अब लद्दाख देगा। ठीक, क्योंकि आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर लद्दाख ना दे जम्मू कश्मीर दे तो जम्मू कश्मीर लगाइएगा। ठीक, तो हर तरीके से आपको तैयार रखना है। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में थी, इसकी अभी अगर लद्दाख दे तो लद्दाख लगाइएगा। ठीक, वही पीर पंजाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल दर्रा। फिर बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये याद रखिएगा। बुर्जिला दर्रा जो भी है ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, सिपकिला दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, सिपकिला दर्रा। ठीक, ये याद रखिएगा। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लच्चा दर्रा ये सभी हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, ये याद रखिएगा। लिपुलेख जो दर्रा है ना ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड। ठीक, माना जो दर्रा है ये भी उत्तराखंड में पड़ता है, माना दर्रा, लिपुलेख, माना। नीति दर्रा भी क्या है, उत्तराखंड में ही पड़ता है। नाथुला, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ देगा ये डायरेक्ट है। नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है, तो ये सिक्किम में पड़ता है, ये याद रखिएगा, नाथुला दर्रा। जेलपला दर्रा जो है ये भी सिक्किम में पड़ता है, जेलपला दर्रा। तो 2 दर्रा सिक्किम का भी याद रखिएगा। बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक, यंग्याप दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और
दिम्फू, दिम्फू बहुत वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पर। तीजू और दिम्फू में कंफ्यूजन हो जाता है। जो दिम्फू दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश का है और तीजू जो दर्रा है ये मणिपुर का है, ये भी याद रखिएगा। तो तीजू मणिपुर और दिम्फू जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश है, ये सब याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, दे दिया क्वेश्चन, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन से दर्रा सिक्किम राज्य में है। तो नाथुला और जिलेपला, ये आपको दर्रा जो है ये नाथुला जिलेपला ये आपको किस कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में स्थित है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा ऊपर ही मैंने आपको कराया था, बोमडिला कहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बोमडिला जो दर्रा हो जाएगा ये आपको अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, ये आंसर हो जाएगा बोमडिला दर्रा। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार की है, हिमालय किस प्रकार की पर्वत है ये आपको बताना है। तो हिमालय जो पर्वत है एक प्रकार के बलित पर्वत है, क्या है, बलित पर्वत है, ये याद रखिएगा, बलित पर्वत। अरावली जो है ना ये आपको अपशिष्ट पर्वत में आता है, ये आपको ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में, देखिए भारत का पूछ रहा है कि भारत में ऊंची सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है ये गार्डविन आस्टिन पड़ता है, गार्डविन आस्टिन। ऐसे क्वेश्चन देखिए भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो गार्डविन आस्टिन रहेगा, तो आपको वहीं लगाना है आंसर, ठीक, 15 का आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जो भारत में हिमालय पड़ता है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो इसमें आपको क्या लगा देना है, कंचनजंगा लगाना है, ठीक, सिक्किम कंचनजंगा ये आपको लगाना है, ठीक। 16 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है ये किस भूसन्नति से हुई है, ये आपको लगाना है, ठीक। तो हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है ये बताइए किससे, तो ये हुई है आपको टेथिस से। यहाँ पर पहले टेथिस सागर था और उसी से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ठीक। तो 17 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। हिमालय की किस चोटी को सागर माथा कहते हैं, तो नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसे आपको बताना है कि किस चोटी को, तो माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को हम लोग यहाँ माउंट एवरेस्ट, लेकिन नेपाल में इसे आपको क्या बोला जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। हिमालय पर्वत एक श्रेणी अराकानेमोम, यहाँ पर देखिए अराकनयोमा, ये अराकनयोमा जो है ये आपको पूर्वी राज्यों में चला जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, हिमालय ऐसे जाता है ना, ऐसे जाकर पूर्वी में ऐसे मुड़ जाता है, ठीक। तो ये जो ये पड़ता है अराकानेयोमा, ये आपको कौन से देश में पड़ता है, ये आपको बताना है। किसके साथ ये आपको श्रेणी बनाता है, भारत और किसके बीच, तो म्यांमार के बीच में पड़ता है, ठीक। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। म्यांमार का पहले का नाम बर्मा है, ये याद रखिएगा, रंगून वहीं पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक, सिक्किम है। सिक्किम जो है ना ये याद रखिएगा, सिक्किम जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो वो हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और आपको यहाँ पर माफ कीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको राजस्थान हो जाएगा, और आपको जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। इसमें से बताना है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, आपके सामने ऑप्शन है। तो ये जो अरावली है ना, ये अरावली ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अरावली पर्वत जो शिखर है, इसके पर्वत जो है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी अरावली का, तो इसका नाम है आपको गुरु शिखर। माउंट आबू इसी पर स्थित है, गुरु शिखर, यहाँ पर याद रखिएगा। 22 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 22 था, क्वेश्चन नंबर 23 गायब हो गया चुका है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 24 है ये, यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 में कोई भी क्वेश्चन एक आप इंक्लूड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सहाद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से किस पर्वतमाला को सहाद्री के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको पश्चिमी घाट, पश्चिमी जो घाट है इसे सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है, जो ये पश्चिमी घाट है, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम जो पर्वत चोटी है ये माफ कीजिएगा, ये कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत जो है ना इसकी सबसे उच्चतम जो पर्वत चोटी है ये अनाईमुडी है, ये याद रखिएगा, अनाईमुडी है। तो यह 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नीलगिरी जो है ना, नीलगिरी में क्या होता है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर मिलता है, यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी में आकर मिलता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां के सम्मिलित स्थल है, दे दिया क्वेश्चन कि पूर्वी और जो पश्चिमी घाट की श्रेणियां आकर मिलती है या सम्मिलित स्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, ये याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। 26 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछ दिया गया था कि गारो खासी जयंतिया किस राज्य की पहाड़ी में स्थित है, आपको बताना है पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है और जनजाति भी है, और ये है मेघालय में स्थित, ठीक। कीपनुमा पहाड़ी है, इसलिए मेघालय में चेरापूंजी में सबसे ज्यादा, मानसीराम चेरापूंजी में सबसे ज्यादा विश्व की बारिश होता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर 27 के आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। जो हिमालय का सबसे ऊंची शिखर है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए
अगर अभी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको 8,848 ही लगाना है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले इसका डाटा रिलीज किया गया है। आज कितना आपको 12 दिसंबर हो गया 2020। 3 दिन पहले चीन और नेपाल ने मिलकर यह डाटा रिलीज किया, और हिमालय का जो लंबाई मापा गया था, चीन नेपाल मिलकर मापा था, उसमें क्या हुआ है कि 8,848.86 इसकी करीब 86 जो है ये सेंटीमीटर इसकी लंबाई बढ़ चुका है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो अगर नया डाटा देगा कभी भी तो वो नया डाटा में आपको लगा लेना है, लेकिन अभी जो है अभी ये क्वेश्चन जो सेट करेगा वो आपको पुराना डाटा के अकॉर्डिंग ही सेट किया होगा या करेगा। तो ठीक, लेकिन अब जो आने वाला क्वेश्चन होगा वो आपको इस एग्जाम के बाद जब भी क्वेश्चन सेट किया जाएगा, पक्का ये क्वेश्चन सेट किया जाएगा कि नया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, अलग अलग बुक में भी इसे अपडेट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा। अभी जो पूछा जाएगा क्वेश्चन तो यहाँ पर लगा लेना है 8,848। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पर, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ये आपसे पूछता है, ये होता है सैंडल पीक। इसका नाम है सैंडल पीक, ये याद रखिएगा, सैंडल पीक नाम है इसका, आसान है याद करना। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। तो भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, ये पूर्वी तट हुआ भारत के, इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पूर्वी बंदरगाह होगा ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम, ये याद रखिएगा। यहाँ पर 30 का आंसर डी। अब बंदरगाह देखिए, बंदरगाह से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कुछ, क्योंकि 12 से 13 ही ऐसे बंदरगाह है, लेकिन उसका लोकेशन पूछ देता है कि किस राज्य में स्थित है। तो बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, देश के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई में है। ठीक, ये याद रखिएगा, मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह जो भी हैं उनको समवर्ती सूची में रखा गया है, जिनका प्रबंधन जो संबंधित राज्य है वो कर सकती है। ठीक, ये याद रखिएगा, समवर्ती सूची में रखने का मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, देश के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यहाँ पर यह क्वेश्चन यही था कि जो प्राकृतिक बंदरगाह, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है यहाँ पर देश का, तो ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये विशाखापट्टनम है जो कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। ये प्राकृतिक है, ये देखिएगा, नेचुरल है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है, मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र वाला बंदरगाह है। ठीक, भारत के प्रमुख बंदरगाह मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन है। तो यहाँ पर देखिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर स्थित है, ये कोलकाता बंदरगाह। मुंबई जो महाराष्ट्र के में स्थित है, अरब सागर में, यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पर। फिर चेन्नई, चेन्नई जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई और चेन्नई बंदरगाह, और ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी यहाँ पर पड़ता है। ठीक, कोची बंदरगाह देखिएगा कि केरल में पड़ता है, और यहाँ पर देखिए ये अरब सागर में, केरल में जो पड़ता है ये अरब सागर, क्योंकि इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक, विशाखापट्टनम ये भी आंध्र प्रदेश का प्राकृतिक सबसे आपको बंदरगाह है, श्रेष्ठ, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। और प्रदीप, जो प्रदीप है ये उड़ीसा में पड़ता है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, प्रदीप बंदरगाह पूछ सकता है, ये उड़ीसा में पड़ता है और ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तूतुकुरिन, तूतुकुरिन जो पड़ता है ये तमिलनाडु का बंदरगाह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। मार्मा गोवा, मरगमा गोवा देखिए, गोवा लास्ट में आ रहा है, तो मार्मा गोवा जो है ये गोवा का बंदरगाह है, जो कि अरब सागर में पड़ता है। कांडला, जो कांडला जो बंदरगाह है ये गुजरात में है और ये अरब सागर में। ठीक, न्यू मंगलुरु, न्यू मंगलुरु जो है ये कर्नाटक का बंदरगाह है, अरब सागर में पड़ता है। नानहवा सेवा, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसके नाम से जाना जाता है, तो नानहवा सेवा जो है ये महाराष्ट्र में है, ये अरब सागर में स्थित है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। एन्नोर, जो एन्नोर स्थित है, यह है तमिलनाडु में बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में। पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक, ये याद रखिएगा। चेन्नई एक क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, ये याद रखिएगा। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, भारत के सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है और कृत्रिम बंदरगाह भी है, यह भी याद रखिएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्यालय जो है ये कोची केरल में है, और ये देश में जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। कौन से, तो कोची कहाँ है, तो केरल में स्थित है। ठीक, ये याद रखिएगा, कोची शिपयार्ड, स्थापना 1972 में की गई थी। देखिए मैंने बोला था कि मात्र आप एक लुसेंट पढ़िए, अगर लुसेंट पढ़ लेते हैं तो सभी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, और आप नहीं पढ़े हैं तो मैं रिवीजन के तौर पर आपको करा देता हूँ लुसेंट। ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दक्षिणी भारत की जो सबसे दूसरी ऊंची चोटी है ये डाडा बेटा है। यहाँ पर देखिए, ये आपको अनाई मोदी जो है ये आपको सबसे ऊंची पड़ेगी दक्षिणी भारत में, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, सबसे ऊंची हो जाएगी अनाई मोदी। लेकिन उसके बाद अगर पूछे कि सेकेंड वाला पर कौन होगा, तो डोडा बेटा होगा। ठीक, ये भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32 से कि ये क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में छोड़कर जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, ये आपको लंबा सबसे जो जलमार्ग है, राष्ट्रीय सबसे लंबा जलमार्ग जो है यही है, ये आपको बताना है ये कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपको इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया के तक, कलकत्ता के हल्दिया से इलाहाबाद तक, ये याद रखिएगा। 31 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपको बताना है ये कौन सा है। तो ये हो जाएगा 47A, NH 47A,
विलिंगटन द्वीप, आपको ये याद रखिएगा। 32 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और केरल में पड़ता है, केरल में, तो 32 के आंसर आपको बी हो जाएगा यहाँ पर। भारत सबसे बड़ा जो हो जाएगा, बड़ा पूछे तो NH, यहाँ पर सबसे बड़ा पूछे तो NH 44 हो जाएगा, नेशनल हाईवे 44, ये आपको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था ESI में, कि भारत में आपको रेल का परिचालन किसके शासनकाल में हुआ था। ये एएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, अभी जो एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले 6 दिसंबर को। तो ये आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में शुरुआत किया गया था, ठीक। मुंबई से थाड़े के बीच में सबसे पहली ट्रेन चली थी। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, ये आपको बताना है। तो ये है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, ये याद रखिएगा। 34 का आंसर डी हो जाएगा। मुगल सराय स्टेशन का नाम जो बदल दिया गया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इनका स्टेशन का नाम पड़ गया है, मुगल सराय का, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ये आपको बताना है। तो ये जो स्थित है ये कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है ये कोलकाता में, 35 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए परिवहन से जो है, परिवहन की दृष्टि से क्वेश्चन पूछ देता है, और वायु परिवहन से दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूं कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में सबसे पहले हुई थी, जहां की इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व के सर्वप्रथम विमान डाक सेवा के परिवहन की शुरुआत की गई थी। विश्व में सर्वप्रथम कहाँ से, तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 में विश्व का डाक सेवा परिवहन यहाँ से शुरुआत किया गया था। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जान लीजिए कौन कौन है, और वो पूछ देता है किस राज्य में स्थित है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में स्थित है। ये से क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक। क्वेश्चन पूछता है, ठीक। आगे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये चेन्नई में स्थित है, ये याद रखिएगा। बाबा साहेब अंबेडकर जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है, नागपुर में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये अहमदाबाद में स्थित है। गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये गोपीनाथ बरदोली, ये भी गुवाहाटी में स्थित है, असम के गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये लखनऊ में स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। और त्रिवेंद्रपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है, ठीक। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कोझिकोड में स्थित है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपको श्रीनगर में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोबिलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है, ये याद रखिएगा, दाबोलिम। कैंपो गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है, ठीक। कैंपो गोंडा। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में स्थित है, ठीक। देवी अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है, देवी अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में स्थित है। तिरुचिरापल्ली जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है, यहाँ पर याद रखिएगा तिरुचिरापल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपको वाराणसी में स्थित है। तो ऐसे अगर हवाई अड्डा से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना है, ठीक। आगे चलते हैं। भारत के सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो भारत के सबसे बड़ी मीठे जो जल झील है, मीठे पानी के, ये मीठे पानी के पूछ रहा है कि सबसे बड़ी जो झील है ये कौन सी है, वुलर झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछे तो वो हो जाएगी चिल्का झील जो कि एक लैगून झील है, ये भी याद रखिएगा। लोकटक झील जो है ये आपको मणिपुर में मिलेगा। पुष्कर जो है ये राजस्थान में मिलेगा। झील और संबंधित राज्य, देखिए झील और संबंधित राज्य यहाँ से एक बार में रिवीजन कर लीजिए झील और उससे संबंधित राज्य का, क्योंकि आपको लगभग 30 जो झील है जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और 30 झील के बारे में आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले बुलर झील जम्मू कश्मीर, वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, मानसबल झील जम्मू कश्मीर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। रामसम्मत जो झील है, रामसम्मत झील है राजस्थान में। पिछौला झील जो है ये भी राजस्थान में स्थित है। सांभर झील सबसे खारा पानी की, यहाँ पर खाना पानी मिलता है, यहाँ पर सांभर झील है राजस्थान में। सातताल झील उत्तराखंड में है, ठीक। नैनीताल, जो ताल अंतिम में आएगा ना वो उत्तराखंड में चला जाएगा। नैनीताल झील भी उत्तराखंड में है। राकस ताल भी उत्तराखंड में है। माला ताल भी उत्तराखंड के झील है, ठीक। हुसैन सागर झील, देखिए हुसैन सागर जो झील है ये आपको आंध्र प्रदेश में आपको पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसमें आपको गड़बड़ी हो जाएगा। हुसैन सागर अभी जो पड़ेगा ये तेलंगाना में पड़ेगा, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में, और आपको क्या पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश में पहले जाना जाता था, लेकिन 2 जून 2014 को जब तेलंगाना राज्य पड़ा तो यहाँ पर हैदराबाद जो राजधानी है वो आपको अब तेलंगाना की राजधानी है, ठीक। अमरावती जो राजधानी है वो आपको पड़ गया है आंध्र प्रदेश की राजधानी, वो आपको बना लिया है, ठीक। अब यहाँ पर जो हुसैन सागर झील है ये पड़ता है सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में। सिकंदराबाद हैदराबाद को जुड़वा शहर भी बोला जाता है, और उसी के बीच में क्या पड़ता है, हुसैन सागर। तो इसे आप तेलंगाना आपको लगाना होगा, ठीक, आंध्र प्रदेश नहीं, हुसैन सागर झील। पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है, यहाँ पर आप देखिएगा कि स्थित है, ठीक।
लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है, पूर्वी राज्यों में। लोकटक। नागिन झील, देखिए नाग नागिन जो भी आता है ना, शेषनाग नाग, ये जम्मू कश्मीर के होता है, तो नागिन झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग, जिसके नाग आ गया वो जम्मू कश्मीर लगाइएगा, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर देखिए लून लून कर्णसर झील, ये राजस्थान की स्थित है। जयसम्मत झील, बहुत वीआई क्वेश्चन है, जयसम्मत झील कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है। फतेह सागर झील राजस्थान में स्थित है। डिडवाना झील राजस्थान में स्थित है। देवताल झील उत्तराखंड में स्थित है। नौकुची ताल झील उत्तराखंड में, जो ताल वाला आया उत्तराखंड में और नाग वाला आया तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। यहाँ पर खुरपताल झील भी आपको देखिए उत्तराखंड में स्थित है। कैलूरू झील, ये कैलूरू जो झील है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चिल्का झील देखिए ये उड़ीसा में पड़ता है, एक लैगून झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोनार झील जो है ये आपको देखिए, लोनार झील बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, ये देगा पक्का, ये महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील, ये याद रखिएगा। बेम्बानाड जो झील है ये केरल में स्थित है। अष्टमुदी जो झील है ये भी केरल में स्थित है, और पेरियार झील ये भी केरल में, तो ये तीन आपको केरल की झील हो जाएगा। बेम्बानाड झील केरल में, अष्टमुदी झील केरल में और पेरियार झील केरल में, ये याद रखिएगा। अब देखिए 37 है क्वेश्चन नंबर के, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जो झील है लोकटक, वो किस राज्य में स्थित है? ये है मणिपुर में स्थित, ये याद रखिएगा, मणिपुर में है। यहाँ पर देखिए कि प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? जो प्रसिद्ध लैगून झील है चिल्का, ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये जो स्थित है ये है आपको उड़ीसा में स्थित है, लैगून झील है, ये याद रखिएगा। खारे पानी के सबसे बड़ा झील पूछे भारत में तो आपको यहीं लगाना होगा, आपको यहाँ आपको चिल्का झील, ठीक, लैगून झील है और खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। अब देखिए जलप्रपात या झरना के बारे में दे देता है, ठीक। तो जोग जलप्रपात है किस नदी पर है? जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग, ये शरावती नदी पर है। कौन सी? शरावती नदी पर, कर्नाटक में पड़ता है। तो 39 का आंसर ए हो जाएगा। भारत का प्रमुख जलप्रपात देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ये जलप्रपात है इधर और इधर नदी का नाम दिया हुआ है, ठीक। तो एक तरफ देखिए यहाँ पर जोग और गरसोप्पा जलप्रपात है, ये शरावती नदी पर है सबसे बड़ा, जोग या गरसोप्पा कर्नाटक में। एन्ना जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है, एन्ना। शिव समुद्रम, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, शिव समुद्रम है ये कावेरी नदी पर है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब गोकक जो जलप्रपात है ये गोकक नदी पर है, ठीक। आगे चलते, पायकारा जो है ये नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है जलप्रपात, ठीक। चुलिया जलप्रपात जो है, चुलिया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, चुलिया जो जलप्रपात है ये चंबल नदी पर है, चुलिया। पुनासा जो है ये भी चंबल नदी का जलप्रपात है, पुनासा। बिहार जो जलप्रपात है ये टोंस नदी पर स्थित है, ये याद रखिएगा। धुआंधार, बहुत वीवीआई क्वेश्चन प्रचार भी टीवी में देखते होंगे, धुआंधार जलप्रपात के बारे में, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड स्वर्णरेखा हुंड्रू जलप्रपात। यहाँ पर देखिए हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, यहाँ पर देख सकता है आपके सामने क्वेश्चन है 40 कि हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, ये किस नदी पर? आपके सामने ऑप्शन सब मैं दिखा दे रहा हूँ, तो ये है स्वर्णरेखा नदी पर। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी, बृहत्तम नदी ये कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक। बड़ी नदी पूछे या लंबी नदी पूछे, ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? भारत में पूछे कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, जो कि इलाहाबाद, प्रयागराज अब नाम हो गया है इलाहाबाद का, वहीं पर उनका संगम होता है, ठीक, गंगा यमुना सरस्वती का, ठीक। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। गंगा नदी, देखिए गंगा नदी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ गंगा नदी के बारे में, क्योंकि यहाँ से बनता है क्वेश्चन, तो आपको जानकारी भी होना चाहिए गंगा नदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख यहाँ पर देखिए गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी का उद्गम स्थल है, किसका? गंगा जी का, ठीक। यहाँ से भागीरथी से कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। फिर अलकनंदा, देखिए एक अलग है, अलकनंदा का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर शतोपथ हिमानी, जिसके अलकापुरी हिमनद बोला जाता है। अलकनंदा में महासिर नाम की मछली होती है, जो पूछ सकता है कि महासिर नाम की मछली कहाँ पाई जाती है? विशाल मछली होती है महासिर, ये अलकनंदा में इसका निवास स्थान है, और ये निचले हिस्सा में होता है, किंतु अंडा देने के लिए ऊपर हिस्सा में जाता है, ठीक। अलकनंदा के गंगा नदी का नाम जो है ये देवप्रयाग के बाद पड़ता है, गंगा असल के नाम, ठीक। जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है, कहाँ पर? देवप्रयाग में, ठीक। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गंगा कहाँ आपको जो है मैदानी भाग में प्रवेश करता है, तो हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करता है। गंगा नदी को जो बांग्लादेश में है उसमें पद्मा के नाम से बहती है, गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश में पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है, ठीक। तो ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से बांग्लादेश में बहती है, ठीक। पाबन यहाँ पर देखिए बहती है, और पाबना के पूर्व गोलिटो घाट के पास पद्मा से मिलती है, ये याद रखिएगा। इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहा जाता है, ठीक, ये याद रखिए। आगे चलती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो इसे मेघना कहते हैं, मेघना में आकर मिलती है, तो मेघना इससे आकर मिलती है, तो ये मेघना के नाम से बहती है, मेघना आकर मिलती है। तो और फिर कई धारा देखिएगा कि बांग्लादेश में आप देखिएगा कि फिर कई धाराओं में ये बट जाती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक। मेघना की सहायक नदी बराक नदी है, जिसका उद्गम स्थल मणिपुर के जो माउंट जानपो है वहाँ से होता है, ठीक। तो ये पूछ सकता है।
बराक नदी, ठीक, मणिपुर के माउंट जानपो से उद्गम स्थल होता है। क्वेश्चन अगला देखिए कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन डेल्टा जो है ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है और ये किस लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। तो सुंदरवन डेल्टा जो है ये आपको मैंग्रोव के लिए जाना जाता है, मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है। और ये आपको किसका है, तो ये पूछ सकता है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि विश्व यहाँ पर कि सुंदरवन डेल्टा किससे, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनती है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो माजुली जो है ये विश्व के सबसे बड़ा नदी जलीय द्वीप है, ठीक, ये याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो करता है ये ब्रह्मपुत्र नदी करता है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो बिहार का शोक जो रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है बाढ़ के समय, ये आपको कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक। 44 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो ये देखिए महानदी नर्मदा सोन ये नदियाँ कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। तो ये जो नदियाँ निकलती है और तीनों का अलग अलग दिशा है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो नदियाँ निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। सोन जो है उत्तर की तरफ चला जाता है, ये याद रखिएगा, सोन जो है उत्तर की तरफ चला जाता है। नर्मदा जो है ये पश्चिम की तरफ बहती हुई नदी है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है और जाकर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, ठीक, ये सब नदियाँ। और जो महानदी है ये पूरब की तरफ बहती है अमरकंटक से। तो यहाँ से तीनों तरफ की नदियाँ निकलती है, ये याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये हो जाएगा आपको नर्मदा नदी, याद रखिएगा, अमरकंटक से निकलती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे जो लंबी नदी है उसे दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है, ठीक, ये गोदावरी नदी है, दक्षिणी गंगा। और दक्षिण के गंगा अगर बोले, दक्षिणी गंगा अलग हो गया, दक्षिणी गंगा में गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण के गंगा बोले तो वो हो जाएगा कावेरी नदी। के लगा देगा तो समझिए कावेरी हो जाएगा, या का लगा दे देगा तो, ठीक। तो 47 का आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा, देखिए पवित्रता के कारण जाना जाता है दक्षिण भारत की गंगा, ये कौन सी हो जाएगी, तो कावेरी नदी हो जाएगी। और कावेरी नदी को लेकर, इसके जल के लेकर किसके किस में विवाद रहता है, तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है और पांडुचेरी है, इसके बीच में पानी को लेकर, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की ही सहायक नदी है, वैनगंगा और पैनगंगा, ठीक, ये याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। जो कृष्णा नदी है ये इसका उद्गम स्थल किसके समीप है ये आपको बताना है। तो इसका जो है यह है महाबलेश्वर के समीप, महाबलेश्वर में आपको कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक। 50 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत का ऊंचा नदी बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा यहाँ पर देखिए नदी बांध कौन सा है। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा टिहरी बांध, टिहरी बांध हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। 51 का डी हो जाएगा, टिहरी उत्तराखंड वाला। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देख लीजिए, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भारत की, ये प्रमुख परियोजना है। लगभग आपको इसमें मैं आपको कितना परियोजना बता देता हूँ, तो लगभग आपको 60 परियोजना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो कि बार बार नदी से पूछता है। अगर ये परियोजना एक बार में रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो 2 बार देखिएगा आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए भाखड़ा नंगल जो नदी परियोजना है, भाखड़ा नंगल परियोजना, ये सतलज नदी पर है, ठीक, जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में पानी इसका यहाँ से जाता है, ठीक। तो ये भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। ब्यास परियोजना जो है ये ब्यास नदी पर है, इसका पानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में जाता है, ठीक। दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पर है, इसे झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं, ठीक। हीराकुंड जो परियोजना है ये महानदी पर है, ठीक, महानदी पर है, ये उड़ीसा में पड़ता है, ये याद रखिएगा। चंबल परियोजना जो है ये चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक। तुंगभद्रा परियोजना जो है ये तुंगभद्रा नदी पर है, जो कि तेलंगाना, कर्नाटक में इसका पानी जो क्षेत्र है वो जाता है। म्यूराक्षी परियोजना जो है ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक, ये याद रखिएगा, जो कि म्यूराक्षी नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर पड़ता है, इसका पानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ये सम्मिलित रूप से है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, जो कि बिहार और नेपाल के सम्मिलित परियोजना है, कोसी परियोजना, ये याद रखिएगा। गंडक परियोजना, गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है, जो कि बिहार और नेपाल की सम्मिलित परियोजना है। फरक्का परियोजना, ये फरक्का नहीं होगा, यहाँ पर फरक्का परियोजना होगा, जो कि गंगा और भागीरथी की बनाया गया है और ये पश्चिम बंगाल में, ठीक, ये याद रखिएगा। ककड़ापारा परियोजना जो है ये ताप्ती नदी जो कि गुजरात में पड़ता है इस पर है। तावा परियोजना ये तावा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर नागपुर शक्तिगिरी परियोजना जो है ये कोराडो नदी पर है, कोराडी नदी महाराष्ट्र में, यह भी याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये इससे लाभान्वित राजस्थान, पंजाब और हरियाणा होता है, ये याद रखिएगा। सबसे लंबी नहर है पूरे भारत में इंदिरा गांधी नहर, यह भी याद रखिएगा। उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर है, उकाई परियोजना का है, ये ताप्ती नदी पर है, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक, ये याद रखिएगा।
पोचम बांध परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर है, ठीक, ये कर्नाटक में, ये याद रखिएगा। मालप्रभा परियोजना जो है ये मालप्रभा नदी पर है कर्नाटक में, और महानदी डेल्टा परियोजना जो है ये महानदी पर है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक। फिर रहिंद परियोजना रहिंद नदी पर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है जो कि तमिलनाडु में है, ये भी याद रखिएगा। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर, दुर्गा परियोजना ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की है, ठीक। आगे चलते हैं। इडुक्की परियोजना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इडुक्की परियोजना ये परियार नदी पर है जो कि केरल में, ठीक। टिहरी बांध परियोजना ये जो है बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना यहाँ पर देख ली सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। माता टीला परियोजना देख लीजिए, ये बेतवा नदी पर है महाराष्ट्र में है, ठीक। कोयना परियोजना देखिए, कोयना परियोजना जो है ये कोयना नदी पर महाराष्ट्र में, ठीक। रामगंगा परियोजना जो है ये रामगंगा नदी पर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक। आगे देखिए ऊपरी कृष्णा परियोजना है ये कृष्णा नदी पर है जो कि कर्नाटक में अल्मेटी बांध के नाम से भी यह जाना जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। घंटप्रभा परियोजना जो है ये घंटप्रभा नदी है, उसी पर बनाया गया है, ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक। यहाँ से देख लीजिए। भीमा परियोजना पावना नदी पर स्थित है जो कि महाराष्ट्र में है, भीमा परियोजना। भाद्रा परियोजना ये भद्रा नदी पर है जो कि कर्नाटक में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। जायकावाड़ी परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। रंजीत सागर बांध परियोजना ये रावी नदी पर है, रंजीत सागर बांध परियोजना, और ये पंजाब में स्थित है, ठीक। हिडकल परियोजना जो है ये घंटप्रभा नदी पर है जो कि कर्नाटक में स्थित है, ठीक। सब परियोजना आपको याद कर जाना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन भी बन गया तो यहाँ से आपको कर लेना है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता है। सतलज परियोजना जो है ये चेनाब नदी पर है, ठीक, जम्मू कश्मीर में सतलज परियोजना। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नाथपा झोकड़ी परियोजना जो है ये सतलुज है पर, ठीक, हिमाचल पर सतलुज। पनामा परियोजना ये पनामा नदी पर गुजरात में है, ठीक। कोल डैम परियोजना जो है ये सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। कांगसवाती परियोजना ये कंगसवाती नदी जो है ये पश्चिम बंगाल में वहाँ पर है। परम्बकुल्लम अलियार परियोजना जो है ये 8 नदियों की जोड़कर बनाया गया है, तमिलनाडु और केरल इससे लाभान्वित होते हैं। मुचकुंड परियोजना यहाँ पर देखिए मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर है जो कि उड़ीसा आंध्र प्रदेश में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गिरना परियोजना जो है ये गिरना नदी पर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। शारदा परियोजना ये गोमती नदी पर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर स्थित है जो कि महाराष्ट्र में, ठीक। बार्गी नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में। हंसदेव बंगो परियोजना जो है हंसदेव नदी पर है छत्तीसगढ़ में, ठीक। दंडकन्नाय परियोजना जो है ये उड़ीसा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। सरावती परियोजना देखिए सरावती परियोजना जो है सरावती नदी पर पड़ता है जो कि कर्नाटक में, ठीक। पंचेत बांध परियोजना ये दामोदर नदी पर है, पंचेत बांध, ये भी याद रखिए, झारखंड बंगाली हो जाएगा यहाँ पर। गंगा सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। बाण सागर परियोजना ये कौन है, बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, ठीक, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना, ठीक, याद रखिएगा। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश और गुजरात इससे लाभान्वित होते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना ये कौन है, चंबल नदी पर, ठीक, राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में। जवाहर सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में, ये भी राणा प्रताप सागर भी और जवाहर सागर परियोजना भी। सरहिंद नहर परियोजना सतलुज नदी पर हरियाणा में, यह याद रखिएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में, तिलबुल परियोजना। दुल्हस्ती परियोजना जो है ये चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में, और तिलैया परियोजना जो है ये बराकार नदी पर है झारखंड में, ठीक, तिलैया। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है, ठीक, गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान में पड़ता है, ये याद रखिएगा। और बगलिहार परियोजना जो है ये चेनाब नदी पर होता है जम्मू कश्मीर में, बगलिहार, ठीक। तो ये आपको 60 परियोजना मैंने आपको रटा दिया। और जो जवाहरलाल नेहरू जो थे ना प्रधानमंत्री, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को क्या कहते थे, आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे, आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक। लुसेंट का सभी मैं आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन भी करा दे रहा हूँ और क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ जो कि क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है, ठीक। अब ये मत सोचिएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ज्योग्राफी से और भी 200 से 300 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, ये आपको बताना है। तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है ये आपको बताना है कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। 52 के आंसर सी हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह है कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध, ठीक। ऊपर जो भी मैंने बताया पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, जो थीन बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है ये आपको बताना है। तो थीन बांध जो है ये आपको रावी नदी पर बनाया गया है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है कि गांधीनगर, जवाहर नगर तथा राणा प्रताप सागर किस नदी पर निर्मित परियोजना, ये तीनों सम्मिलित परियोजना है। गांधीनगर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये आपको किसकी परियोजना है, तो ये चंबल की परियोजना है, यह याद रखिएगा, चंबल नदी पर परियोजना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मेंटूर बांध परियोजना किस पर है, मेंटूर बांध जो परियोजना है किस नदी पर बांधा गया है ये आपको बताना है। मेंटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है, बहुत बीआई क्वेश्चन मेंटूर बांध परियोजना। आगे क्वेश्चन देखिए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है केरल राज्य में स्थित, केरल राज्य में स्थित है।
आगे देखिए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर? तो भारत की जो प्रथम नदी घाटी परियोजना था उसका निर्माण किस नदी पर और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये दामोदर नदी पर, ठीक, ये याद रखिएगा। 58 का आंसर सी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये भाखड़ा नंगल परियोजना है, सतलज नदी पर, ये याद रखिएगा। आगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना है ये किस नदी पर है ये आपको बताना है। तो ये है नर्मदा नदी पर। आगे क्वेश्चन देखिए, दम्फला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? दम्फला या सिंहपो जो जनजाति है ये किस प्रदेश में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दम्फला या सिंहपो, ठीक, ये लगा लीजिएगा, जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो। लेप्चा या भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? लेप्चा या भूटिया, यहाँ पर देख सकते हैं, लेप्चा या भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो लेप्चा और भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र है सिक्किम। गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ठीक, तो गारो खासी जयंतिया जो जनजाति है ये पहाड़ी का भी नाम है और जनजाति का भी नाम है। ये आपको मेघालय की जनजाति है, ठीक, ये याद रखिएगा, मेघालय की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कि भारत की स्वार्थिक मिट्टी कौन सी है? भारत में जो स्वार्थिक मिट्टी है ये कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक, मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, एक चैप्टर ही अलग है लूसेंट में मिट्टी से रिलेटेड, मैं रिवीजन भी आपको करा दूंगा। तो भारत में जो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि नदी द्वारा बहा कर लाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक, तो 64 के आंसर सी हो जाएगा। चलिए मिट्टी के बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। इसमें क्या होता है? पोटास ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन किसकी किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की कमी होती है। तो ये दे सकता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, और किसकी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो पोटास ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है। ठीक, यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्र पर पाई जाती है। यह दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। ठीक, तो बांगर खादर किसे कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ था कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? बांगर, और नई को खादर बोला जाता है। ठीक, उसके बाद काली, ब्लैक सॉइल जिसे बोला जाता है, काली मिट्टी आता है। ठीक, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से टूटने फूटने से होता है। ठीक, बेसाल्ट चट्टानों से। इसमें आयरन की प्रचुरता पाई जाती है। किसका किसका प्रचुरता पाई जाती है? तो आयरन रहता है, चूना रहता है, एल्युमिनियम रहता है और मैग्नीशियम, इसकी प्रचुरता पाई जाती है। इस मिट्टी का काला जो रंग होता है ये टेटिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। मैग्नेटाइट के कारण होता है, मैग्नेटाइट, टेटिफेरस मैग्नेटाइट, और जीवाश्म के कारण होता है इसका काला रंग। ये याद रखिएगा। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, रेगुर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, जवार, बाजरा आदि इसमें उगाया जाता है। सबसे ज्यादा इसमें कपास उगाया जाता है, इसलिए काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी देखिए, रेड सॉइल के नाम देख लीजिए। इसका निर्माण जो हुआ है ये जलवायु परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रवेदार एवं कैंत्रिक शैलों को विघटन और वियोजन से होता है, टूटने फूटने से होता है। आपको जैसे जैसे आपको बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक, इसके कारण यहाँ पर जो चट्टाने हैं ये आपको कैंत्रिक सेल वो विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। सिलिका और आयरन की इसमें बहुलता होती है। लाल मिट्टी का रंग जो लाल होता है ये किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन जलयोजित के रूप में ये पीली दिखाई देती है। जब जल इसमें जम जाता है तो पीली दिखाई देने लगती है। जल काफ़ी ज़्यादा एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो ये अम्लीय प्रकृति की होती है। किसकी? तो अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो इसमें किसमें? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी उर्वरता विहीन और बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। ठीक, उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में। इसमें चूना का इस्तेमाल अगर किया जाए तो इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। ठीक, इसमें चूना का इस्तेमाल किया जाता है तो लाल मिट्टी में। फिर इसके बाद लेटराइट मिट्टी का स्थान आता है। लेटराइट मिट्टी, ठीक, लेटराइट मिट्टी 4 प्रकार के मैंने आपको मिट्टी कराया तो कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन और सिलिका की क्या होती है? बहुलता होती है। ठीक, देखिए, शैलों को टूटे फूटे से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफेद लेटराइट और भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया। किसके किसके? तो लाल लेटराइट, सफेद लेटराइट और भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में। गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। ठीक, इसकी उर्वरता कम होती है, उर्वरकता जो होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है इसमें। ठीक, सफेद लेटराइट की उर्वरता जो होती है ये सबसे कम होती है और ये केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। किसके कारण? केओलिन के कारण। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भूमिगत जलवायु लेटराइट, भूमिगत जो आपको जलवायु है लेटराइट की काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चला जाता है, इसलिए भूमिगत वाला उपजाऊ मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी में क्या क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए। तो लेटराइट मिट्टी में चाय सबसे ज़्यादा होता है, इलायची होता है, काजू होता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त ये मिट्टी मानी जाती है। देश में मृदा अपरदन और उसके जो दुष्परिणाम है उसको नियंत्रण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। मरुस्थलीय की समस्या को अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई थी कि मरुस्थल से समस्या
समस्या को निपटने के लिए। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन अब मैं आपको कराता हूँ, मिट्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए ये रिवीजन के तौर पर वीडियो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर रिवीजन करना है तो ये देखिए नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए, वहाँ से भी मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। तो जो आपको भाग 1 में 30 क्वेश्चन आता है उसे अगर देखना है तो लिंक पर क्लिक कर जरूर देखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नाम से जाना जाता है बांगर को, और खादर जो होता है ये नया को बोला जाता है, जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है, और रेगुर काली मिट्टी को बोला जाता है। तो 65 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो जो काली मिट्टी है इसमें कपास सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे बोला जाता है काली कपासी मिट्टी, और इसको स्थानीय नाम से रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। रेगुड़, ये याद रखिएगा, रेगुड़। 66 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर जो दही की तरह चिपचिपी हो जाती है? अगर सूखता है तो ईंट की तरह कठोर हो जाता है, और आपको गीली होने पर आपको ये अब दही की तरह चिपचिपी हो जाती है, ये आपको बताना है ये कौन सा है? तो लेटराइट मिट्टी है। ठीक, ये याद रखिएगा। 67 के आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो भारत में हरित क्रांति जो आया था 1967-68 के करीब आया था, ये अपडेट याद रखिएगा। और इसे किस में सबसे ज़्यादा सफल रही थी आपको बताना है। तो हरित क्रांति गेहूं और चावल के मामला में सफल हुई थी, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव गेहूं पर पड़ा था, गेहूं उत्पादन पर, और इसका नकारात्मक प्रभाव तिलहन पर पड़ा था। ठीक, ये याद रखिएगा, तिलहन पर। तो ये आपको ये हो जाएगा गेहूं और चावल का। विभिन्न जो कृषि क्रांतियां है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विभिन्न कृषि क्रांतियां से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन आज मैं इसमें खत्म करूंगा। मास्टर वीडियो का पार्ट 1 है ये। अगर मास्टर वीडियो को रिवीजन करना है तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा और रिवीजन आप करते रहिएगा। ठीक, हरित क्रांति देखिए, हरित क्रांति जो है ये खदान उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, इसकी मछली। भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक, और कृष्ण क्रांति जो है ये कृष्ण क्रांति देखिए ये बायोडीजल से उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है ये टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, ये याद रखिएगा, लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति जो है ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादन से संबंधित है, फल उत्पादन से। ठीक, ये याद रखिएगा। और अमृत क्रांति जो है ये नदी जोड़ो परियोजना है उससे संबंधित है। ठीक, ये सब याद रखिएगा। कुछ आपको कृषि विधियां भी बता देते हैं कि किस किस विधि में कौन सी कृषि की जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे सेरीकल्चर में क्या होता है? तो रेशम कीट का पालन होता है, जो रेशम के कीट होते हैं उसका पालन होता है सेरीकल्चर में। एपी कल्चर में क्या होता है? तो मधुमक्खी पालन होता है। पीसी कल्चर में क्या होता है? तो मत्स्य पालन होता है, इसकी मछली का पालन होता है। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? तो फूलों का उत्पादन होता है। वर्टिकल्चर में क्या होता है? तो अंगूरों की खेती होती है। वर्मी कल्चर में क्या होता है? तो केचुआ पालन होता है, ये याद रखिएगा। पोमो कल्चर में क्या होता है? तो फलों का उत्पादन होता है। ठीक, ओलेरी कल्चर में क्या होता है? सब्जियों का उत्पादन होता है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? बागवानी जो भी है हॉर्टिकल्चर में होता है। ठीक, एरोपोटिक्स क्या कहा जाता है? तो एरोपोटिक्स कहा जाता है हवा में पौधे को उगाने की विधि को एरोपोटिक्स कहा जाता है। ठीक, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है? तो जल में पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, इसमें मृदा रहित होती है, ये जल में उगाया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। देखिए मैं लगातार आपको जो भी वीडियो कराता हूँ उसमें एक भी नहीं रुकता हूँ, लगातार वीडियो कराते रहता हूँ, तो आपको भी लगातार वीडियो देखना है। हाँ, अगर आपको थोड़ा इधर उधर लग रहा है, स्पीड लग रहा है, तो इसे स्लो कर लीजिएगा। स्लो का बटन ऊपर दिया रहता है, वहाँ से स्लो कर सकते हैं। और अगर स्पीड भी करना चाहते हैं तो स्पीड का भी बटन दिया रहता है। ठीक, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसलिए बताता हूँ कि बहुत कम समय बचा हुआ है और इसी समय में मुझे रिवीजन भी आप लोगों को करवाना है, क्वेश्चन भी तैयार करना है, तो काफ़ी मेरा समय इसी में बीत जाता है। 12 से 18 घंटा मैं आप लोगों में ही लगा देता हूँ। तो इसका कम से कम उपयोग आप कीजिए, और इसका उपयोग कीजिएगा तभी इसका लाभांश आपको मिलेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये आपको किसे जाना जाता है बताइए? भारत में हरित क्रांति के जनक, जो आपको भारत में पूछ रहा है। ठीक, तो ये बताना है। ये जो हो जाएंगे भारत में, देखिए जो दूध उत्पादन में आता है एक आपको, और एक हरित क्रांति में आता है। ठीक, तो ये आपको पूछा हुआ था कि कोरियन जो है ये आपको भारत में जो है ये आपको आते हैं दूध उत्पादन में। ठीक, और जो स्वामीनाथन है ये आपको हरित क्रांति में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय और भारत स्तर पर कौन कौन आ जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पर जो नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉग का स्थान आ जाता है, लेकिन जो भारत में अगर पूछो हरित क्रांति के जनक तो एम एस स्वामीनाथन आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा। 69 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जो मूंगफली उत्पादक राज्य है ये है आपको गुजरात। सबसे ज़्यादा मूंगफली यहीं पर होता है, बादाम जिसे बोला जाता है मूंगफली। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जो काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो काजू होता है केरल में सबसे ज़्यादा। मसाला उसाला भी केरल में ही सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो 71 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कि भारत में अधिक दाल दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? जो भारत में अधिक दाल का उत्पादन करता है ये कौन सा राज्य करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो करता है ये है मध्य प्रदेश, दाल उत्पादन की दृष्टि से। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ उत्पादन होता है, ये कहाँ मिलता है? ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। केसर के लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है। ठीक, 73 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में जो प्राकृतिक रबड़ है इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत का विश्व में भी आपको इसका स्थान आता है। ये आपको ऑप्शन मैं आपको पहले दिखा दूं, ये केरल का स्थान आता है। क्या? केरल में प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज्यादा भी केरल में रबड़ भी होता है और कोकोनेट मीन्स की नारियल भी होता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, ठीक, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऋतु के आधार पर जो फसल बांटा गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जूट जो हो जाएगा ये रबी फसल नहीं है, जूट होगा ये रबी फसल नहीं है, ये याद रखिएगा। जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार और उसके बाद असम का स्थान आता है जूट उत्पादन में, ये याद रखिएगा। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ऋतु के आधार पर इसकी फसलों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण क्या है। सबसे पहले रबी फसल आता है, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक। अभी जो आपको गेहूं बोया होगा ना, आपका धान कटाकर गेहूं बोया होगा, तो वो क्या है? रबी फसल है, ठीक। यहाँ पर देखिए अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसे काट ली जाती है। इसका मुख्य फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि, ये क्या है? रबी फसल है। खरीफ में क्या आएगा? तो ये जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। तो अभी देखिएगा कि धान उन कटाया है सब जगह और गेहूं छिड़काया है खेत में, तो ये क्या है? खरीफ फसल काट ली गई है और रबी फसल बो दी गई है, ठीक। तो यहाँ पर खरीफ फसल में कौन कौन हो जाएगा? तो धान, गन्ना, तिलहन, जवार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तेल और सोयाबीन। देखिए धान तो सब लोग याद कर लेते हैं, तो लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये क्या तिलहन हो जाएगा, जवार कैसे याद करें? तो देखिए धान एक छोटा पौधा में धान होगा किसमें? खरीफ फसल में। बाकी जितने लंबे लंबे पौधे होते हैं, पौधे अगर आप देखे होंगे तो जितने लंबे लंबे पौधे होते हैं लगभग वो खरीफ फसल में आ जाते हैं। देखिए जैसे कि गन्ना का पौधा, ईख जो होता है गन्ना, उसका देखिएगा पौधा बड़ी लंबा होता है। फिर वैसे ही तिलहन में भी आपको अलग अलग जो पौधे होते हैं, ठीक। यहाँ पर जवार का भी देखिएगा लंबा पौधा होता है, बाजरा का भी देखिएगा लंबा ऐसे पौधा होता है, मक्का का भी देखिएगा मक्का का लंबा लंबा पौधा होता है, अरहर का भी देखिएगा अरहर का पौधा जो बड़ा एकदम होता है, कपास का भी पौधा, मूंगफली का तो ऐसे झाड़ी की तरह होता है, ठीक। तो ऐसे करिएगा तो आप देख सकते हैं और ट्रिकली याद कर सकते हैं, ठीक। गर्मा फसल किसे कहते हैं? गर्मा फसल ये मई जून में बोई जाती है और जून जुलाई की अगस्त में काट ली जाती है। इसका मुख्य फसल राई, मक्का, जवार, जूट, मडुआ है, ठीक। ये याद रखिएगा। तो जूट कौन सी है? तो गर्मा फसल है, ये याद रखिएगा। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन है? भारत में जो सिंचाई है इसके सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो कुएं और नलकूप है, कुएं और नलकूप है सिंचाई के सबसे प्रमुख साधन पूछे तो, ठीक। 76 का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक कृषि तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है? तालाबों द्वारा संचित सिंचाई की जाती है सबसे ज्यादा, ये किस राज्य में? ये आपको बताना है। तो तालाबों द्वारा जो की जाती है ये सबसे ज्यादा ये तमिलनाडु राज्य में की जाती है, ये याद रखिएगा। 77 का आंसर ए। अगर आपसे ये पूछे कि नलकूप द्वारा सर्वाधिक संख्या में किस राज्य में सिंचाई की जाती है नलकूप द्वारा, तो नलकूप द्वारा जो की जाती है ये उत्तर प्रदेश में की जाती है, नलकूप द्वारा, ये याद रखिएगा। तालाबों द्वारा तमिलनाडु और नलकूप द्वारा उत्तर प्रदेश में। भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन सा राज्य अग्रणी है? जो नहर द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई करता है ये कौन से राज्य अग्रणी है, ये आपको बताना है। तो ये पंजाब राज्य है। पंजाब हरियाणा में नहर द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होता है, तो पंजाब लगाइए। 79 के आंसर ए हो जाएगा। 80 देखिए कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, ये आपके सामने ऑप्शन है। सबसे लंबी जो सिंचाई नहर ये आपको बताना है, तो ये जो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी नहर जो हो जाएगा ये सबसे लंबी सिंचाई नहर भारत की है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अब राष्ट्रीय उद्यान से सम्मिलित क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। प्रमुख मैं राष्ट्रीय उद्यान भी आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। लगभग 45 से 50 राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको बता दूंगा, ठीक। रिवीजन अभी करा दूंगा, तो इसे घबराइएगा नहीं। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। दूध जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में ही होता है, तो वहां सब लगा लीजिएगा उत्तर प्रदेश में है दुधवा, ठीक। 81 का आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जो उद्यान है उससे सम्मिलित मैं आपको राज्य बता देता हूँ, ठीक। देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो पलामू पड़ता है ना, पलामू अभ्यारण्य, यहाँ पर देखिए ये आपको झारखंड में पड़ता है, ठीक। यही आपको जो दलमा वन जो अभ्यारण्य है ये झारखंड में, ये आपको दलमा नहीं है, इसका नाम क्या पड़ता है, ठीक। ऐसे ही आपको याद रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन देगा तो, ठीक। आपको यहाँ पर हजारीबाग देखिए, हाँ हजारीबाग जो अगर पूछ देता है तो ये झारखंड में पड़ता है, और दलमा भी यहाँ पर वो आपको पड़ता है कहाँ पर? झारखंड में ही पड़ता है, ठीक। तो अभ्यारण्य का नाम याद जरूर रखिएगा। यहाँ पर देखिए कैमूर वंजू अभ्यारण्य जो है ये आपको बिहार में पड़ता है, कैमूर वंजू अभ्यारण्य, कैमूर आपको जिला है बिहार की एक, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये गुजरात में पड़ता है गिर, ठीक, ये याद रखिएगा। नल सरोवर जो अभ्यारण्य है, नल सरोवर ये भी गुजरात में पड़ता है, ठीक। करबोट राष्ट्रीय जो उद्यान है सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क भी है आपको 1935 में स्थापना हुआ थी, करबोट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, ये याद रखिएगा। जिम करबोट नेशनल पार्क इसका नाम है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, मैंने आपको क्वेश्चन कराया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है ये भी आपको उत्तर प्रदेश में है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में है, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है, ये याद रखिएगा। भद्रा अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में स्थित है, भद्रा अभ्यारण्य, ठीक।
अगला है कि सोमेश्वर अभयारण्य, सोमेश्वर जो अभयारण्य है ये भी कर्नाटक में स्थित है, सोमेश्वर अभयारण्य। तुंगभद्रा अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा अभयारण्य। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको हुआ कौन, पखाल वन्यजीव अभयारण्य, ये तेलंगाना में स्थित है, पखाल वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, कावला वन्यजीव अभयारण्य ये तेलंगाना में स्थित है, कावला वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है, मानस काजीरंगा, ये सभी आपको क्या है असम में एक संग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा ये आपको असम में मिलेगा। घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार राजस्थान आता है, राजस्थान है घना पक्षी विहार। ठीक, कुंभलगढ़ अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी राजस्थान में स्थित है, ये याद रखिएगा कुंभलगढ़ अभयारण्य। ठीक, यहाँ पर देखिए आगे चलिए, रणथंभौर अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य जो है ये राजस्थान में स्थित है, रणथंभौर जो है ये राजस्थान में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ऑप्शन में देना चाहिए आपको। ठीक, अगर एक ऑप्शन इसमें से कोई देता है तो आप लगा लीजिएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन देना चाहिए। ठीक, ये याद रखिएगा, 21 आपको यहाँ पर लगा लेना है। राष्ट्रीय देखिए अब तंसा अभयारण्य, तंसा अभयारण्य जो है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। वेरुवेलु राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको महाराष्ट्र में है, वेरुवेलु राष्ट्रीय उद्यान। अबोहर अभयारण्य जो है ये पंजाब में स्थित है, अबोहर पंजाब में स्थित है। चिल्का अभयारण्य जो है ये उड़ीसा में स्थित है, चिल्का अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल अभयारण्य जो है ये भी कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है, सिमलीपाल भी कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, वेदांतगल अभयारण्य, वेदांतगल अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। मधुमलय अभयारण्य जो है, मधुमलय ये आपको तमिलनाडु में स्थित पड़ता है, मधुमलय। डंफा अभयारण्य बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टार लगा जी। डंफा अभयारण्य जो है ये मिजोरम में पड़ता है। ठीक, पेरियार अभयारण्य जो है ये भी आपको याद रखना है, केरल में पड़ता है, पेरियार अभयारण्य। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तब लगा लेना है, पेरियार अभयारण्य। यहाँ पर देखिए पेरम्बकुलर अभयारण्य, पेरम्बकुलर जो अभयारण्य है ये भी आपको लगा लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पेरम्बकुलम अभयारण्य जो पड़ता है ये केरल में पड़ता है। ठीक, यहाँ पर देखिए आगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, कान्हा। ठीक, यहाँ पर देखिए पंचमढ़ी अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी अभयारण्य। ठीक, आगे चलते हैं, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में है, डाचीगाम याद रखिएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़। ठीक, आगे देखते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में स्थित, नागरहोल। ठीक, यहाँ पर पखुई वन्यजीव अभयारण्य, जो पखुई वन्यजीव अभयारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पखुई वन्यजीव अभयारण्य। सुल्तानपुर झील जो है अभयारण्य, सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में स्थित है, सुल्तानपुर झील अभयारण्य। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित पड़ता है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर लगा लीजिएगा। भगवान महावीर उद्यान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भगवान महावीर उद्यान जो है ये गोवा में पड़ता है, भगवान महावीर उद्यान। नोंगर वाइलेम अभयारण्य, नोंगर वाइलेम अभयारण्य मेघालय में पड़ता है। ठीक, और केबुल लामजो जो तैरता हुआ एक प्रकार का अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में लोकटक झील के पास है, तैरता हुआ केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, मणिपुर में है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट होता है, क्वेश्चन भी साथ में, क्वेश्चन भी मैं थ्योरी भी आपको कराते चलता हूँ, क्योंकि जो भी थ्योरी है वो इसी के साथ आप करते रहिएगा, तभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा अभयारण्य जो है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो पेरियार जो केरल में पड़ता है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, 82 की आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है। देखिए अगर आपसे पूछे कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहाँ है, तो मध्य प्रदेश लगाइएगा। ठीक, ये भी याद रखिएगा। 83 की दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में है, तो दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, दाचीगाम। ठीक, ये याद रखिएगा, दाचीगाम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ जो है ये किस राज्य में स्थित है, केबुल लमजाओ जो है ये आपको मणिपुर में पड़ेगा। ठीक, ये याद रखिएगा, 84 के आंसर सी हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है मरीन ये है। ठीक, ये आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है, ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पर कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए भारत के जनगणना और बिहार के जनगणना दोनों से मैं अलग अलग वीडियो करा चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो जरूर देख लीजिएगा। और बिहार के जनगणना तो जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि बिहार से भी स्पेशल क्वेश्चन पूछता है, तो आप वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जरूर आपको देख लेना होगा बिहार की जनगणना। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी ये आपको बताना है। भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी ये हुई थी 1872 में। तो जनगणना से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, तो इसमें मैं ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करूँगा और मैं इससे आपको क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन कर लेना है। ठीक, जनगणना से जो भी क्वेश्चन है वहाँ से आपको कर लेना है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक, क्योंकि टाइम का बहुत लंबा हो चुका है और जनगणना से भी क्वेश्चन कराने लगूँ तो और भी वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था,
तो कार्यकाल जो अगर पूछ देता है, भारत में सबसे पहले जनगणना किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था। भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के, ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि भारत में जनगणना क्रमकार अवकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाए। मीन्स की अब उस समय से देखिए 1872 से शुरू हुआ था, लेकिन 1881 से प्रत्येक 10 साल पर अब जनगणना शुरू हो गया था भारत में। ठीक, तो इसका जो आपको बोल रहे हैं क्रमवार अवकलन आकलन जो करने लगा था जनगणना का प्रत्येक 10 साल पर, वो आपको किया गया था 1881 से शुरुआत किया गया था। ठीक, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। जो गोवा राज्य की राजधानी है पणजी, ये किस नदी पर स्थित है, ये जो है ये आपको मांडवी नदी पर पड़ेगी। ठीक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगा लेना है मांडवी नदी, गोवा। आगे चलिए, नदियों के किनारे प्रमुख जो शहर बसे हुए उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, जल्दी जल्दी नाम बता देता हूँ। ठीक, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। तो नदी के किनारे देखिए, यहाँ पर देखिए आगरा जो बसा है यमुना नदी के किनारे बसा है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज अब नाम दे दिया गया है, ये यमुना गंगा के जो संगम है वहाँ पर बसा हुआ है, दिल्ली जो बसा हुआ है यमुना नदी के आपको किनारे, फिरोजपुर जो बसा है यह सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, हरिद्वार जो बसा हुआ है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, कानपुर जो बसा हुआ है ये गंगा नदी के किनारे, कुरनूल जो बसा हुआ है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। सोकोवा घाट जो बसा हुआ है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, कनौज जो बसा हुआ है ये आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, श्रीनगर जो बसा हुआ है ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, किसके, झेलम नदी के किनारे। सूरत जो बसा हुआ है ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद जो बसा हुआ है ये मूसी नदी के किनारे बसा है, ये याद रखिएगा। ठीक, मथुरा जो बसा हुआ है ये यमुना नदी के किनारे बसा है। जमशेदपुर जो बसा हुआ है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद जो बसा हुआ है ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये याद रखिएगा। अयोध्या जो बसा हुआ है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता जो बसा हुआ है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, लखनऊ जो बसा हुआ है ये गोमती नदी के किनारे बसा है, लखनऊ। डिब्रूगढ़ जो बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। गुवाहाटी नदी जो बसा है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जबलपुर जो बसा हुआ है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा जो बसा हुआ है ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक जो बसा हुआ है ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। नासिक जो बसा हुआ है ये आपको गोदावरी नदी के किनारे। संभलपुर जो बसा हुआ है महानदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम जो बसा हुआ है कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर जो बसा हुआ है, जौनपुर उत्तर प्रदेश की, ये गोमती नदी के किनारे बसा है। ओरछा जो बसा हुआ है बेतवा नदी के किनारे। उज्जैन जो बसा हुआ है छिप्रा नदी, बहुत वीवीआई है, उज्जैन जो है छिप्रा नदी के किनारे। वाराणसी जो बसा हुआ है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना जो बसा हुआ है ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। पंढरपुर जो बसा हुआ है ये भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली जो बसा हुआ है ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, जगदलपुर जो बसा हुआ है ये इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, ये भी याद रखिएगा जगदलपुर। और विजयवाड़ा जो बसा हुआ है ये आपको कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, तिरुचिरापल्ली जो बसा हुआ है ये क्वारी नदी के किनारे, कावेरी जो नदी है तिरुचिरापल्ली जो है बसा हुआ है। ठीक, तो ऐसे कर याद रखना है। बैतूल जो बसा हुआ है ये आपको ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको करा ले, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा अधिकांशतः किस कारण से होती है। ये देखिए, तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा होती है ये किस कारण से होती है, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटती हुई मानसून होती है उसके कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, ये याद रखना चाहिए। 91 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आपको जाड़ों के दिन में खूब वर्षा होता है आपको तमिलनाडु चेन्नई में। ठीक, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रदेश करती है, तो सर्वप्रथम प्रदेश किस प्रदेश में करती है ये आपको बताना है सर्वप्रथम। तो ये आपसे 92 आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा केरल, केरल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी अगर यहाँ पर दिया होता ना तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है मानसून। ठीक, ये याद रखिएगा। लेकिन कभी भी आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं देगा, केरल ही देगा। सबसे पहले मानसून जो है दक्षिणी पश्चिमी, जो भारत में सबसे ज्यादा बारिश कराती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये केरल से आपको जाती है सबसे पहले। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, भारत में जो सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है ये कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा आपको मानसीराम। ठीक, सबसे पहले आपको चेरापूंजी पहले था लेकिन अब मानसीराम हो चुका है जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम आपको 33% आपको वन रहता है तो अच्छा माना जाएगा। ठीक, तो ये आपको 35% की दृष्टि से अच्छा माना जाएगा, कम से कम प्रतिशत रहता है तो वन का, और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है ये देहरादून में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, देश में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है ये किस राज्य में है ये आपको बताना है। ये है मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये याद रखिएगा। ठीक, 96 का आंसर ए हो जाएगा। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार का वन पाए जाते हैं, जो देश में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो देश में सबसे ज्यादा
जो पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं, उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। जो आपको सदाबहार वन मिलते हैं, जो कि दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ था, ये पूर्वी राज्य और पश्चिमी घाट पर मिलते हैं, ये याद रखिएगा, पूर्वी राज्य के कुछ क्षेत्र में और पश्चिमी घाट पर। तो ये 97 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। जो मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ था, ठीक। तो देखिएगा लुसेंट से ज्यादातर क्वेश्चन दरोगा मुख्य परीक्षा में भी पूछता है, और बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार फॉरेस्टर में भी यहीं से पूछा जाएगा, ठीक। ये जो है आपको मैंग्रोव का सबसे ज्यादा विस्तार जो मिलता है, ये आपको मिलता है पश्चिम बंगाल में, ये याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। 98 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए कि भारत में चंदन की लकड़ी से वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। जो चंदन की लकड़ी पाई जाती है भारत में, ये सबसे ज्यादा जो पाई जाती है कौन से वन में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, ठीक। ये याद रखिएगा, 99 का आंसर सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, ये आपको तापीय ऊर्जा है, कोयला द्वारा जो ऊर्जा होता है तापीय ऊर्जा है, ठीक। ये आपको 100 का आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन समाप्त होता है और सेकेंड पार्ट जल्द आएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से बिहार की जनगणना जरूर देख लीजिएगा, और जो जो क्वेश्चन का लिंक दे रहा हूँ वो जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक। आज मेरे पास बहुत कम समय बचा हुआ था, लेकिन जितना समय है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर वीडियो दे दूँ। और आज मैं आपको एक सेट भी कराने वाला था, अगर समय मिल जाता है तो रातों रात से मैं आपको एक मॉक टेस्ट भी करा दूंगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो देखने का